महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये सब मिलके हम लोग ईगो घर में छोड़ के आई है। मैं जैसे रीजनल मैनेजर था बैंक में, वो रीजनल मैनेजर घर में, आप कर्नल थे, वो कर्नल घर में, आप एडवोकेट घर में, यहां पर रिक्शा वाला भी आएगा, कर्नल भी आएगा, जनरल भी आएगा। ये आवाज आना चाहिए भारत सरकार को और बिहार सरकार को 17 सितंबर में। आपको ये मानना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध और बुद्ध की विचारधारा से दलित समाज अपरिचित था, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 के बाद मेरे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मराठी क्षेत्रों में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जितने भी लोग बहुत बने हैं वो किसी और की वजह से नहीं, मेरे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने। ये एक आइडेंटिकल जजमेंट होने वाला है इसी माइनॉरिटी स्टेटस पर, और ये जब जजमेंट आएगा और इसके जो पॉइंट्स रहेंगे वो हम अपने फेवर में लेंगे, अपने आर्गूमेंट्स में लेंगे, और ये 7 जज का जो जजमेंट रहेगा यही हमारे काम आने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो है लीगल सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन पर अगर कोई नहीं बोलता है तो इरिलेवेंट बातें हैं वो सब। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज तारीख 24 अगस्त 2024 को समता सैनिक दल के तत्वावधान में बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों का कब होगा, इस विषय को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण इस समारोह का, इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार यह हमारे सभी पूरी दुनिया के जितने भी बौद्ध हैं उनके लिए, उन सभी बौद्धों का वो प्रेरणा स्थान है। और ऐसा प्रेरणा स्थान आज वह बौद्धों के हाथ में ना होते हुए उसके ऊपर मनुवादियों का कब्जा हुआ है। इसी के चलते समूचे भारतवर्ष से इस आंदोलन को फिर से खड़ा करने हेतु आकाश लामा जी इनके नेतृत्व में फिर से इस आंदोलन को छेड़ा गया है। आप सभी जानते हैं 1891 में अनागारिक धम्मपाल इनके नेतृत्व में ये आंदोलन खड़ा हुआ।
वह आंदोलन उनकी मृत्यु तक बहुत ही ताकत के साथ में लड़ा गया, लेकिन फिर भी महाबोधि महाविहार की जो प्रबंधन है वह अभी तक हमारे हाथ में, बौद्धों के हाथ में अभी तक नहीं आया। उनके पश्चात 1991 में आदरणीय भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, इनके नेतृत्व में इस आंदोलन को फिर से छेड़ा गया और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हालांकि उस आंदोलन में कुछ बातें हमारे फेवर की हुई, लेकिन फिर भी जो पूरा प्रबंधन है उसका पूरा जो हमारे हाथ में नहीं आया। इसी के चलते आज फिर से इस आंदोलन को गति मिलती हुई दिखाई देती है और उसी आंदोलन को समझने हेतु समता सैनिक दल के द्वारा, समता सैनिक दल तथा बानाई के तत्वावधान में आज यहाँ पर हम बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों का कब होगा, इस टैगलाइन के अंतर्गत यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। अभी तक मैं जो या आंदोलन से जुड़ा हूँ, तो 26 नवंबर से 26 नवंबर से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। महाबोधि महाविहार के बहुत 50,000 आंदोलन करते आए थे और उसमें बहुत ज़ोर शोर से ये कार्यक्रम चालू है। 7 जनवरी और 8 जनवरी 7 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग हुई, बहुत सारे लोग आए थे मीटिंग में, और 8 जनवरी को अल्पसंख्यक आयोग को मेमोरेंडम दिया गया। उसी पश्चात में बाद में 17 मार्च को मीटिंग, मतलब जारी मीटिंग इतनी जारी है। हमारे अशोक लामा जी और हमारे आदरणीय प्रज्ञाशील भंते जी और उनके साथ में समता सैनिक दल बिल्कुल एक छाव की तरह है। हमारे आदरणीय सारे पुत्र सर और पूरी जायजा ले रहे हैं हमारे दार्शनिक सर। ये सभी जो पूरा रिपोर्टिंग हो रही सभी संगठन, वो बाकी संगठन बहुत सारे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा सभी लोग हैं। 17 मार्च को पटना में मीटिंग हुई, वो भी मीटिंग बड़ी अच्छी हुई। उसमें कुछ पार्टिसिपेट हुए, सतीश दास जी बोल के है, एमएलए है, वो उनके असेंबली में वो मुद्दा उठाए थे अपना महाबोधि महाविहार का। उन्हें अपने सामने अब उनका जो मुद्दा उठाया तो 0 अंश में जो भी है उसमें उठाए थे वो, और उसमें उन्होंने दाखिल किया, अपने साथ में है वो रिपोर्टिंग है। तो बाद में 18 जून को हुआ बोध गया में, ये पटना में हुआ, बाद में 18 जून को बोध गया में हुआ। बाद में 14 जुलाई और 16 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग हुई 2 दिन, और 16 जुलाई को और अल्पसंख्यक आयोग को उनको और मेमोरेंडम दिया गया है। अभी आज का जो मीटिंग है, मैं जस्ट आपको खाली आपके सामने थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, तो ये सभी बहुत ज़ोर शोर से चालू है और वहाँ सरकार भी प्रभावित है, सरकार भी वो प्रभावित हो चुकी है। तो हमें इस बात की आगे क्या करना चाहिए, अभी 24 तारीख की आज की जो मीटिंग है इसमें हमें तय करना है। बहुत सारी नीतियाँ हो रही, बहुत सारे यहाँ आंदोलन के बारे में। अभी दूसरा ये अनागारिक धम्मपाल जी के बाद हमारे आदरणीय नागार्जुन सुरेश ससाई जी, उनके नेतृत्व में अभी चालू है। तो अभी उस भंते जी ने, कल ही भंते जी से मुलाकात हुई, तो भंते जी ने हमारे लामा जी को और हमें प्रज्ञाशील सबको आशीर्वाद देकर आप कार्यक्रम जारी रखो बोल के, बाकी बहुत सारे संगठन भी साथ में है। मुझे ज़्यादा प्रस्ताव कुछ करना नहीं है। हमारे जो मार्टिन लूथर है, उन्हें मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी, वो जिस दिन सभा से सत्य खत्म हो गया उस दिन समाज की मौत आनी शुरू हो गई। दूसरी चीज़, हमारे जो माओवाद जो है उनका जो हमें समझना है, इस बात को जरा गौर से समझो। माओवाद क्या कहता है, हमारे दुश्मन को गोली से या बंदूक से मारने की ज़रूरत नहीं है, उनकी संस्कृति खत्म कर दो। उस कगार पर है हम लोग, उनकी संस्कृति खत्म कर दियो। वो जो भी महाबोधि महाविहार जो है संस्कृति खत्म करने के वहाँ बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें अगर हम समझ गए तो तीसरी बात मैं आपके सामने बोलता हूँ। मैं तीसरी बात जो है, विंस्टन चर्चिल को एक बात पूछी गई, हमारे में जो कमी है वो बता रहा हूँ मैं, हमारे में जो कमियाँ है वो कमियाँ को जान लो आप, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा।
विंस्टन चर्चिल को एक बात बताते हैं, आप ब्रिटिश वाले जो इंग्रज लोग हैं पूरे दुनिया के ऊपर राज किए, कैसा राज किया आपने? ऐसा कुछ दुनिया का कौन सा भी कोना नहीं छोड़े वहाँ राज नहीं किए। वो विंस्टन चर्चिल बहुत अच्छा जवाब देता है। तो जवाब क्या है उनका? हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास डिसिप्लिन, हमारे पास शिस्त है, और वो शिस्त चलाने के लिए पेशेंस ही है। ये आंदोलन ही उसी तरह है। अगर हम बगैर डिसिप्लिन से, और एक बाबा साहब ने उसमें जोड़ी है निरंतरता, सातत्य, उस बात को अगर हम समझेंगे तो शायद हमारे में कश्यप आ सकता है। तथागत बुद्ध के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद, अगर कश्यप ने जो भूमिका नहीं उठा, अगर कश्यप वो सुभद्रा को नहीं रोकते थे, अगर सुभद्रा को नहीं रोकते थे तो आज हमारे बाबा साहब के बाद में, बाबा साहब के साथ कभी बुद्धिज्म नहीं आता था। वहीं 100 दिन के बाद ही, क्या मैं यहाँ नागपुर के लोग बहुत सारे समझदार है, क्या सब नाग लोग बैठे हुए हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा, ये प्रास्ताविक है, इसको हमें समझना है। और बिल्कुल डेडिकेटेड, बिल्कुल कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, हमारा सुख चैन सब कुछ खोकर, और वो इसके साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें सुभद्रा की ज़रूरत नहीं, हमें कश्यप की ज़रूरत है। अभी बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों का कब होगा, उसके ऊपर हमारे जो अतिथि है, वक्तागण है, वे सविस्तर बताएंगे। मुझे आप सभी को मालूम है, नागपुर के आप निवासी हैं। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे भदंत करुणाकरण जो दिल्ली से यहाँ पे पधारे हैं, भदंत आनंद महास्तवीर, भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो, इन्होंने पहला टप्पा, दूसरा, तीसरा टप्पा, तब मैं भोपाल में नौकरी करता था, तो मैं वो सबसे जुड़ा। मैं दिल्ली में गया, बुद्ध गया में गया, और एक खुशी की बात है कि उनके साथ भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने, जिनको ये नेतृत्व जिम्मेवारी दी थी, ये थे अपने राजू लोखंडे जी। राजू लोखंडे आप जानते हैं, वे, उनकी जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में जो महिलाएं या पुरुष जो कार्य करते थे, कामगार थे, वे सभी वो फैक्ट्री बंद करके, और वे अपने ये पहला टप्पा, दूसरे टप्पे में सभी का वहाँ के कर्मचारियों को साथ में लेकर दिल्ली तक पहुँचे थे। तो ये विशेषता, मैं इसलिए गर्व की मुझे बात है क्योंकि वे रामबाग इमामबाड़े के थे, और मैं भी रामबाग का निवासी हूँ। वहाँ पे वहीं रहकर मैंने अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाई की। तो ये जो सफल जो आंदोलन हुआ, लेकिन जैसे हमारे करुणाकरण भंते जी ने कहा कि कुछ वजह से ये आंदोलन, सबको ये उम्मीद थी कि आज ना कल ये महाबोधि विहार बौद्धों के स्वाधीन होगा, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे बहुसंख्या में सिर्फ महाराष्ट्र के लोग जाते थे, बाकी बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते थे। पूरा आंदोलन महाराष्ट्र के उपासक उपासिकाओं के और भिक्षु संघ के इसमें नेतृत्व में चलता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज संपूर्ण प्रदेश, देश के संपूर्ण प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, और आकाश लामा जी जो पूर्वोत्तर भाग के जो हिमालयन जो विंग बोलते हैं, तो वहाँ के वे नेतृत्व कर रहे। पहले ये अपने साथ में नहीं थे, कभी आपने देखा नहीं होगा कि लामा अपने आंदोलन में थे, लेकिन आज मैंने देखा पिछले वर्ष जो दिल्ली में बैठक हुई थी, तो लेह लद्दाख से कितनी बड़ी संख्या में लामा लोग थे, वहाँ के लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोग थे, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के पदाधिकारी थे। और ये जो आंदोलन आज दिख रहा, ये सिर्फ महाराष्ट्र के भरोसे नहीं, पूर्ण देश के संपूर्ण प्रदेशों के भरोसे। और आपने देखा है, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, छत्तीसगढ़ से आए, महाराष्ट्र के तो है ही है आक्रमण। ये तो महाराष्ट्र के लोगों का तो ये जिम्मेवारी होती है कि जो आंदोलन यहाँ से प्रारंभ हुआ,
उसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय आकाश लामा जी और उनके सभी समिति उनके साथ में रहकर हम इस आंदोलन में अपना सहयोग देंगे। प्राचीन बौद्धों की नागों की राजधानी है। नाग मतलब सांप नहीं, नाग माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने शीलवान लोगों की नगरी। बगल में नगरदन है, ये नागपुर है, और एक छोटा नागपुर है, और नागालैंड है, नगरकोट है, अनंतनाग है। ये नाग भूमि जो है बहुत विशाल महान सम्राट अशोक का जो भारत था, ये नागों का भारत था। और हम अपनी विरासत जो तथागत बुद्ध, नागों के नाग, महानाग, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त भूमि बुद्ध गया। बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है, वो महाबोधि विहार लगभग 17वीं शताब्दी तक तो सही सलामत रहा, जमीन के अंदर रहा, विवाद उतना नहीं था। लेकिन जमीन में से जब खुदाई होकर बाहर निकला तो बोध गया के महंत का उस पर कब्जा हो गया, और इलीगल कब्जा था, क्योंकि शेरशाह सूरी के जमाने में उसके बाद ये बोध गया का महंत जो है उसको कई दान पात्र में लिख करके दे दिया, बगल का एक गांव। और जब ये खुदाई हुई कनिंघम वगैरह के समय में, तो उसने दावा किया कि ये गांव में ये जमीन में खुदाई इसलिए मेरा ही है। तो यह विवाद चलते रहा। अनागारिक धम्मपाल जी की हम 160वीं जयंती मना रहे हैं। उसका मकसद है कि अनागारिक धम्मपाल जी को भारत की जनता, बुद्धिस्ट लोग, पूरे बुद्धिस्ट लोग तो क्या, थोड़े थोड़े बुद्धिस्ट लोग जो बाबा साहब को जानते हैं, अनागारिक धम्मपाल में पढ़ा है, वो जानते होंगे, लेकिन तमाम भारत के बौद्ध भी नहीं जानते। लेकिन स्वामी विवेकानंद को सभी लोग जानते हैं। तो 160वीं जयंती, वो भी गांधी मैदान, माने पुराना प्राचीन अशोका मैदान है। आज का जो पटना है ये प्राचीन पाटलिपुत्र है, मगध साम्राज्य की राजधानी, जहां से बहुत विशाल साम्राज्य का सब व्यवस्था देखी जाती थी। तो वहां पर 160वीं जयंती के अवसर पे यह अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती मनाने का मकसद यह है कि अनागारिक धम्मपाल जी ने श्रीलंका से भारत में आकर 1891 में आए, जिस साल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। आकर के उन्होंने महाबोधि सोसाइटी नाम की संस्था की स्थापना की, और बुद्ध गया का महाबोधि विहार को बौद्धों के हाथ में मिलना चाहिए, उसको लेकर के अभियान छेड़ा। अनागारिक धम्मपाल जी 1893 में शिकागो में गए, जागतिक जो धर्म संसद हुई थी उसमें भारत से मुंबई के गांधी परिवार के साथ में स्वामी विवेकानंद गए हुए थे। वहां स्वामी विवेकानंद जी को प्रतिनिधि नहीं माना गया, क्योंकि उनको कोई इनविटेशन नहीं था। लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से गए हुए थे, और वो अधिकृत बौद्धों के प्रतिनिधि थे। तो वहां पर अनागारिक धम्मपाल जी ने, ये बुद्ध भूमि से आए हुए हैं, ये बुद्ध भूमि के पुत्र हैं, इसलिए कोशिश की। वो लोगों ने शंकराचार्य को लिखा, इनको प्रतिनिधि घोषित करे। उस समय में ब्राह्मण धर्म कहलाता था, हिंदू धर्म नहीं था, उस समय ब्राह्मण धर्म कहलाता था। तो अनागारिक धम्मपाल जी के समय में उनको प्रतिनिधि बोल के भारत से शंकराचार्य ने नहीं माना। क्यों? कि विवेकानंद जी जो है वो कायस्थ थे, शूद्र थे, इसलिए शूद्र को ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधि नहीं बनाया गया। अनागारिक धम्मपाल जी ने अपने समय में से समय देने का निवेदन किया कि मेरे समय में से इनको समय दिया जाए, क्योंकि अनागारिक धम्मपाल जी जानते थे कि बिना भारतीय लोगों के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय व्यक्ति को सामने करना जरूरी है। तो तब अनागारिक धम्मपाल जी ने अपने समय में से समय दिया। उसके कारण स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ बोला तो दुनिया में मशहूर हो गए। शिकागो के धर्म परिषद से 18 सितंबर 1893 का जो भाषण है अनागारिक धम्मपाल जी ने जो दिया, उसका हम लोगों ने अभी अभी अनुवाद किया है हिंदी में। किसी को प्रति चाहिए तो थोक में भेजेंगे, 15 रुपए कॉपी के हिसाब से है। शशिकांत जी हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार पटना में है,
उन्होंने उसका अनुवाद कराया और छाप के रखी हुई काफ़ी। और मैंने तो काफ़ी लेके आया था, बांटते बांटते आया, अभी केवल 2-3 ही कॉपी बची हुई है। तो हम लोग साहित्य जो है बंटवाने का भी काम कर रहे हैं, लोगों को जो भी दान आता है उससे छपाने का भी काम कर रहे हैं। तो अनागरिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मनाना माने भारत के जितने भी बौद्ध स्थान हैं जो उन्होंने रक्षा किए, खुदाई करवाए, देश विदेशों के बौद्धों को जोड़ने का काम किया। 1891 में दुनिया के बौद्धों को बुला करके उन्होंने बुद्ध गया में अधिवेशन किया था और भूखे प्यासे रहकर बहुत मेहनत करके उन्होंने खंडहर जैसे बने हुए स्थानों को जो सजाने का काम किया। भद्रनाथ कौशल्यायन स्वामी विश्वनाथ के नाम से थे। जब वो खंडहर में सारनाथ में मिलने गए तो तांगे वाला भी बोल रहा था कि वहां भूतों के जंगल में, भूतों के जैसे खंडहरों में काय को लिए पागल आदमी लेके जा रहा है। माने ऐसे हालात थे। अनागरिक धम्मपाल जी जब बुद्ध गया में आए हैं तो वहां पर सुअर घूमते थे और बहुत जर्जर हालत में, बहुत खराब स्थिति में पड़ा हुआ था। तो वो फूट फूट करके रोए और उन्होंने संकल्प किया कि यह बुद्ध गया का महाबोधि विहार और बौद्धों के स्थान, उसको मैं सम्मानित करवा के रहूंगा। उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। तो इसलिए अनागरिक धम्मपाल जी की जयंती गांधी मैदान माने जो अशोका मैदान है उसमें हम लोग मनाने जा रहे हैं 160वीं जयंती। और उस उपलक्ष्य में तमाम पूरे भारत के जितने भी बौद्ध, चाहे वो विदेशों में भी रहते हो, उस दिन में आए 17 तारीख को आना इसलिए जरूरी है कि फिजिकल हम उपस्थित रहेंगे तो देश की सरकार और विदेशों तक के आवाज जाएगी कि यहां पर इतनी संख्या में बुद्धिस्ट लोग इकट्ठा हुए हैं। और काय के लिए इकट्ठा हुए? क्योंकि बौद्धों का स्थान बौद्धों के व्यवस्थापन में नहीं है। किसी प्रकार से कोई मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, उस चर्च का मैनेजमेंट करने वाले उस गैर मुस्लिम माने गैर चर्च के गैर ईसाई है, तो क्या वो ईसाई धर्म के स्थान सुरक्षित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। सिखों का गुरुद्वारा है, क्या उसमें दूसरे लोग संचालन करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसे स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने, वो स्थान बौद्धों के व्यवस्थापन पे नहीं है। अब वो सभी लोग 90% लोग अभी नहीं जानते हैं कि मैनेजमेंट किसके हाथ में है। मैं वहां पर 6 साल रहा। बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चला है, ये नागपुर से बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी चलाया, उनके साथ में बहुत से बनते थे। डी संगरक्षित जी वगैरह थे, डी सागत बोधी थे। ये पुराने बनते लोग बहुत से मर चुके हैं। साथियों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, एक आंदोलन लेके जो बीच में रुक सा गया था, उस दिशा में यानी बोध गया। एक हेडलाइन आई कि अयोध्या हिंदुओं की हो गई, बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों का कब होगा। एक विषय लेके इनिशिएटिव लिया आकाश लामा जी ने, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बैंक की नौकरी से वीआरएस लेके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से वो आते हैं। पहले जो आंदोलन होता था, मेरे अपने साथी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग उस पर ज़्यादा जाते थे, लेकिन आज एक बंगाल से एक इंसान निकल के एक इनिशिएटिव लिया। पिछले साल 26 नवंबर को बोधगया में एक शांति मार्च का आयोजन उन्होंने किया और उसका सक्सेस होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना बड़े पैमाने पे इसको, जिस बिहार में बीएमसीटी एक्ट के तहत बोधगया को आधा हिंदू और आधा बौद्ध में बांटा गया है, उसको ही रद्द किया जाए, ऐसी मांग की जाए। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने उस आंदोलन को फिर से पुनर्विजित किया है और अभी वो समय आ गया है कि हमारा बोधगया सिर्फ ये महाराष्ट्र के या भारत के बौद्धों का सवाल नहीं है, पूरे दुनिया के बौद्धों की वो आस्था है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमने, आकाश लामा जी ने बहुत ही एक अच्छा सोच किया कि जितने भी बौद्धों की संस्था है उनको साथ में, या बाबा साहब को मानने वाली संस्था है, उनको सबको साथ में लिया जाए और इस आंदोलन को सक्सेस किया जाए। उसी के तहत 17 सितंबर को पटना की गांधी मैदान, बहुत फेमस जगह है ये, पटना के गांधी मैदान में उन्होंने संकल्प किया
कि सभी बौद्ध संगठना को, इसलिए उन्होंने लिखा है ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फोरम, जिसमें कोई भी मन में भेदभाव ना रखे इस आंदोलन में सहभागी हो। बहुत अच्छा विचार उन्होंने इसमें रखा है। और 5 लाख का टारगेट रखा है कि उस तारीख को पूरे भारत से लोग वहां आएंगे। हमने हमारी भारतीय बौद्ध महासभा, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के पोते कर रहे हैं, 25 राज्यों में संस्था जो कार्यरत है पूरी ताकत के साथ में, हमने उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि 25 राज्यों से जहां हमारी संगठन काम कर रही है पूरे भारत में, 17 सितंबर को पूरी ताकत के साथ में पटना के गांधी मैदान में हम लोग इस 5 लाख का जो टारगेट है पूरा करने के लिए हम तन मन धन से वहां सम्मिलित होंगे। भाइयों बहनों, ये कोई साधारण घटना नहीं है, किसी एक ने फिर से चिंगारी लगाई है। सभी हमारे बौद्ध संगठना और अंबेडकरी संगठना का एक कर्तव्य है। भाइयों बहनों, उसके आगे चल के बात रही, चर्चा हुई आज सुबह एमएलए हॉस्टल पे, तो हमने ये भी बात रखी कि समता सैनिक दल के लोग अपने ड्रेस में आए और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। एक बात रखी गई कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए। तो हमने सुझाव दिया कि हाल ही में एक ऐसी घटना हुई कि लैटरल एंट्री होती है, आईएएस अधिकारी जो है बिना एग्जाम दिए आईएएस बन जाते हैं। तो एससी एसटी एमपीज को लेके चिराग पासवान जो बिहार से ही आते हैं, उन्होंने माननीय प्रधान की मीटिंग करी और उनको कहा कि इस लैटरल एंट्री में हमारा एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व किधर है, या तो उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए या इसको वापस लिया जाए। चूंकि अभी की सरकार पूरी मेजॉरिटी की सरकार नहीं है, किसी के भरोसे टिकी है, तो उसका प्रत्यय आया कि तुरंत ऑर्डर निकाला गया कि वो लैटरल एंट्री जो यूपीएससी के थ्रू निकाली गई थी उसको कैंसिल किया गया। मेरे कहने का मतलब, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मैंने सुझाव दिया आकाश लामा जी को कि वो चिराग पासवान साहब को भी बुलाया जाए। मेरे कई साथी हैं जो पासवान कम्युनिटी से है और जो बुद्ध की राह पे चल रहे हैं। मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। सिलीगुड़ी एक जगह है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, 7 राज्य को जोड़ती है, वहाँ से हूँ मैं। पिछली साल हमारे क्षेत्र में 2012 में वांगदी छिरिंग भुटिया, वो अभी गुजर गए हैं और मैं उनको स्वर्गीय नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में स्वर्ग ढुका दिया है। स्वर्ग 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 करोगे, ऐसा पूजा करोगे स्वर्ग पहुँच जाओगे, ऐसा होगा तो स्वर्गीय कर दिया है। कोई नरक की बात ही नहीं करता है, इवन एक क्रिमिनल को भी स्वर्गीय बोलता है। तो वांगदी छिरिंग भुटिया जी ने 2012 में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी महाबोधि मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में। उनके बेटे जॉइंट कमिश्नर थे पुलिस के, दिल्ली पुलिस के। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को कहता था, आकाश जी आंदोलन आगे बढ़ाइए, मेरा घर से 4.5 लाख लग गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी अध्ययन किया इस विषय को लेकर। पिछली साल 22 अप्रैल में हम लोग ने एक आह्वान की बुद्ध गया में कि आप सभी संगठन जितने भी संपर्क थे सभी को निमंत्रण की, आइए भंते लोग, आइए आगे, रिमपुर से, लामा रिपोर्ट से आइए, इसमें डिस्कस करते हैं। तो 22 अप्रैल में की इस विषय पर, और पुरानी बातें नहीं करते हैं मैं, क्योंकि अनागरिक धम्मपाल जी ने जो काम किए हैं ना भारतीय जो बौद्ध के लिए, ये अतुलनीय है। एक श्रीलंका से आकर उस परिस्थिति में आज मेरे को 3 बार वॉमिट हुआ, साथ साथ में ORS भी आ गया। मतलब इतना सुविधा है हमारे यहाँ पर।
अभी तो कल्पना कीजिए 1891 में श्रीलंका से कैसा गया होगा, कितने अत्याचार फेस किए होंगे उन्होंने, अपना जिंदगी दे दी। फिर भंते सुरेश देसाई जी जापान से आकर 1991 में अभी नागपुर में है, पूरा अपना जिंदगी दिया हुआ है। मन में कितना रोता होगा कि मैं जो आंदोलन लेके आया वो विफल हो गया। लेकिन मैं भंते सुरेश देसाई जी को कहा, कल आपने जो आंदोलन की है इसके बदौलत ही बुद्धिस्ट सेक्रेटरी हुआ है, हमको पॉजिटिव देखना होगा। आपके आंदोलन के बदौलत ही नागपुर के, महाराष्ट्र के बौद्ध एक हुए हैं, ये भी देखना होगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ युवा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भाग ले हमारे आंदोलन में। तो सतीश कुमार जी ने आवाज़ उठाई, लिखित है, उसका 3 बार उठाई विधानसभा में, लेकिन अभी तक कुछ इसका जवाब सरकार नहीं दिए। हम लोग ने ऐलान की 26 नवंबर में भारत के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग आइए। और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा माहौल अभी भी जैसे 17 सितंबर को विफल करने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उस समय किया था। मराठी लोग आते हैं, बिहार को गंदा करके चले जाते हैं, और जब भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन की थी यहाँ हमारे के बौद्ध जी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी बिहार के हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कहीं से जानकारी मिली, उस समय वो भी आंदोलन में थे। और वहाँ पर बोध गया में पानी और खाने का व्यवस्था बंद कर दी गई थी, दुकानें बंद कर दी गई थी। कितनी परेशानी हुई होगी, जो अभी नहीं कर सकता है। तो 26 नवंबर में 50,000 बौद्ध आए, अपने खर्चे पे आए। हम लोग ने आह्वान की, आप आइए। और जो भंते प्रगतिशील जी उस दिन हंस रहे थे, हम लोग बात जस्ट क्योंकि हम लोग थोड़ा ये भी होना पड़ेगा। मैं सोचा था यहाँ तो फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट मिलता है, यहाँ तो उल्टा देना पड़ता है आकाश जी। और जो टिकट लेने वाला यहाँ पर टिकेगा नहीं, इतना याद रखिए, ये अकाउंट नंबर है ही नहीं। जो भी है ये थोड़ा थोड़ा जो कनेक्शन होता है उसी से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। प्रत्येक मीटिंग इस प्रकार से, आज के लिए भी हम लोग कलेक्शन कर रहे थे। सुनील सारीपुत्र जी ने कहा नहीं, वो कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसी कार्यक्रम में जितने भी खर्चा होंगे उसी 100-200 करके जमा करते हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम कर रहे हैं। और 26 नवंबर को किए थे, इतना बड़ा रैली हुई, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 26 नवंबर में परमिशन 25 नवंबर को मिला था 4 बजे। वो भी इतने पाबंदी के साथ मिला था कि आप माइक यूज नहीं कर पाएंगे, ट्रैफिक जाम नहीं कर पाएंगे, और महाबोधि महाविहार के अंदर आप 20 लोग नहीं जा पाएंगे और प्ले कार्ड नहीं ले पाएंगे, इतनी पाबंदी। हम बौद्ध हैं, सरकार का जो नियम कानून हम मानेंगे, लेकिन एक मैसेज हम लोग ने पूरे भारत के बौद्ध, भारत के संगठन ने क्लियर मैसेज दी है, आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे। तो फिर हम लोग ने काफ़ी सारा मुख्यमंत्री को हो या तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार सरकार, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से हम लोग ने 22 राज्य के प्रतिनिधि जाकर मीटिंग की जनवरी ठंड महीने में। मैं सलाम करता हूँ हमारे बुद्ध घोष भांते जी। जनवरी में 7 जनवरी को मैं देख रहा था, एक भांते तेलंगाना से आए, खाली पैर, चप्पल नहीं लगाए थे। इतनी ठंड होती है, मैं सोचता हूँ दार्जिलिंग में ठंड होती है, उससे तो कई गुना ठंड होती है दिल्ली में। मेरे को तो मालूम था इतना ठंड होती है, इतनी ठंड थी। उसमें बेयर फुटेड आए थे। ये कमिटमेंट चाहिए।
महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सब मिलके हम लोग ईगो घर में छोड़ के आइए। मैं जैसे रीजनल मैनेजर था बैंक में, और रीजनल मैनेजर घर में। आप कर्नल थे, वो कर्नल घर में। आप एडवोकेट घर में। यहाँ पर रिक्शा वाला भी आएगा, कर्नल भी आएगा, जनरल भी आएगा। ये आवाज जाना चाहिए भारत सरकार को और बिहार सरकार को 17 सितंबर में। ईगो साइडलाइन कीजिए। तो ये 24 अगस्त ये नागपुर का जो सम्मेलन हो रही है, ये ऐतिहासिक हो रही है। ये मैं क्लियरली भारत सरकार को, बिहार सरकार को जनाना चाहता हूं मैं। आप बहुत चुप नहीं रहेंगे। 5 लाख बौद्ध सड़क में हम लोग उतरेंगे पटना में, हाथ में प्ले कार्ड रहेगी। हम लोग बुद्धिस्ट त्रिशरण पंचशील करते हुए चलेंगे। वहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। समता सैनिक दल के हमारे मित्रों को अनुरोध करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर आप लोग वहाँ ले आइए। वहाँ पर इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस का कोशिश की जाएगी, तो हम जीतेंगे एक साथ। तो आप लोग निश्चय इसमें घर घर में पहुंचाइए। मैं पूछ रहा था कितना है नागपुर में हमारे बौद्ध, और इतना अच्छा दीक्षा भूमि लगा कि मैं सोच रहा था कोई मेरे को यहाँ पर ज़मीन दे दे, घर यहीं बना लूँ। इतना अच्छा जगह। घर घर में हमारी पंचशील का फ्लैग, इतना दिल खुश हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, जितने बड़े बड़े शहर गए हैं, नागपुर इतना डिसिप्लिन लग रहा था। इट इज ऑल ड्यू टू द कल्चर ऑफ बुद्धिस्ट। दैट इज द इम्प्रेशन दैट आई फेल्ट इन नागपुर। और यही मैसेज नागपुर पूरा देश को देंगे। तो अनुरोध करता हूं आप लोग, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये मामला मेरा है। आज 7 लाख से 8 लाख यदि बौद्ध है, 5 लाख बौद्ध नागपुर से जाए, कल ही सरकार आपको दे सकती है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, 370 धारा रातों रात आप चेंज कर सकते हैं, तो बीटी एक्ट 1949 को चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? पर नागपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए। सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो हमारी सबसे पवित्र आस्था के केंद्र है। यदि मक्का मदीना में सेम बात होती तो पूरा संसार के मुस्लिम भाई मक्का मदीना चाहते हैं, उसके विरोध करते हैं। ये कोई आकाश लामा का मूवमेंट नहीं है, या तो बारंबार बोल आकाश लामा, नहीं, हमारा मूवमेंट नहीं है। ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का मूवमेंट नहीं है, ये हमारी बौद्धों की मूवमेंट है। मैं अनुरोध करता हूँ, 17 तारीख 365 दिन अपने अपने घरों के लिए काम करते हैं, बौद्ध के लिए यहाँ पर स्थानीय रूप में काम करते हैं। एक दिन के लिए पटना आइए, और ये आपका जो सहभागी होकर आप लोग आएंगे, ये हमारी भविष्य पीढ़ी निश्चय हमको नहीं कोसेंगे। ये महाबोधि महाविहार हमारा कैसा होगा, ये कैसा होगा, हाउ, इस पर हमें चिंतन मनन करना है, मंथन करना है। और एक सही सॉल्यूशन इसका अगर हमें मिलता है तो ये समस्या हमेशा के लिए जो है इसका समाधान मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया को अगर हम देखते हैं, अगर जीसस क्राइस्ट की अगर प्लेस है इज़राइल जेरूसलम, वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो कंट्रोवर्सी है वो फ़लस्तीन की, वो अलग है। जहाँ पर अभी जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का इशू सुप्रीम कोर्ट ने सॉर्ट आउट किया है, और राम की जन्मभूमि डिक्लेयर करते हुए वहाँ अयोध्या में मंदिर का जो है निर्माण हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फार्मूला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्मूला निकाला है कि जो मुस्लिम बांधव है उन्हें एक दूसरी ज़मीन दे दिया जाए मस्जिद के लिए,
क्योंकि एक गालिब ने एक बहुत सुंदर जो है शब्द कहा है कि कांटों का भी हक है आखिर, कौन छुड़ाए अपना दामन। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती कहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो वो निकलेगा नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मुझे लगता है कि यही फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है कि जो एंक्रोचमेंट हुआ है और वहाँ पर जिस प्रकार से जो पूजा पाठ होती है इस धारणा की वजह से कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, रीइंकारनेशन, तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा मध्यम मार्ग या ऐसा सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट निकाले या गवर्नमेंट ऑफ बिहार निकाले, और जो जितने भी वहाँ पर हिंदूज़ हैं या जिन्होंने भी वहाँ पर अपना जो है डेरा डाला हुआ है, अगर उनको एक अलग जो है जगह मिल जाती है तो वो सही माने में एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। और हमारे बौद्धों को जो है एक्सक्लूसिवली एब्सोल्युटली जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, कंट्रोल का, मैनेज करने का जो पावर्स है वहाँ दिया जाएगा। क्योंकि और भी सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन जो है लीगल भी है। लीगल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि अगर बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 इनैक्ट किया गया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए, तो वो बाइंडिंग हो जाता है कि वहाँ जो ट्रस्ट है, वहाँ जो कमेटी है और वो जो मैनेज कर रहे हैं, तो वो गवर्न करता है वो एक्ट। तो जब तक उस एक्ट को हम रिपील नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, जब तक उस एक्ट को ख़त्म नहीं करते, तब तक के जो है वो एक्ट वहाँ अपना एक तांडव नृत्य करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक ड्रेविडियन एक्ट है, वो राक्षसी जिसे पावर कहते हैं, एविल फोर्स, वो काम कर रहा है 1949 से। तो ये जो हमारा 1950 में संविधान आया, बाबा साहब ने संविधान दिया और वहाँ फंडामेंटल राइट्स, मैं थोड़ा सा लीगल पक्ष की तरफ आपको जो है ले जाना चाहूँगा, क्योंकि सोशल इश्यूज़ या धार्मिक इश्यूज़ इस समय मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता कि उस पर जो है मैं ज़रा सा भी प्रकाश डालूँ। तो बीइंग एन एडवोकेट, तो आई वांट टू फोकस ऑन द राइट सॉल्यूशन ओनली, कि हम यहाँ पर इतने मेहनत से ऑर्गेनाइज हुए हैं और इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। एमएलए हॉस्टल में इतने सारे राज्यों के जो है लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, डिस्कस किए हैं, लेकिन हम सिर्फ सॉल्यूशन चाहते हैं और राइट सॉल्यूशन चाहते हैं। क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि लीगल इश्यूज़ क्या है। सोशल जो आंदोलन है सबको मालूम है, लेकिन सॉल्यूशन पर जो है आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो ये जो अभी जजमेंट आने वाला है मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये एक आइडेंटिकल जजमेंट होने वाला है इसी माइनॉरिटी स्टेटस पर। और ये जब जजमेंट आएगा और इसके जो पॉइंट्स रहेंगे वो हम अपने फेवर में लेंगे, अपने आर्गूमेंट्स में लेंगे, और ये 7 जज का जो जजमेंट रहेगा यही हमारे काम आने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो है लीगल सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन पर अगर कोई नहीं बोलता है तो इरिलेवेंट बातें हैं वो सब। तो इसलिए मेरे बौद्ध बांधवों, पहला सॉल्यूशन ये है कि जैसे लामा जी ने बोला कि आंदोलन करो, जागृत करो, अवेयरनेस फैलाओ, कंपेल करो। हम शांत नहीं हैं, मुर्दे नहीं हैं, मैं निष्क्रिय नहीं है, हम क्रांतिकारी है, बाबा साहब के पुत्र है, भगवान बुद्ध के अनुयायी है। तो अपने हक के लिए लड़ो। ये इनजस्टिस है, हक के लिए लड़ रहे हो आप, आपका ह्यूमन राइट्स है, आपका रिलीजियस राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप जब तक के शक्ति नहीं दिखाओगे तब तक के जो है वो जागृत नहीं होंगे, वो अलर्ट नहीं होंगे, सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो ये पहला मार्ग है, आंदोलन करिए, आप देशव्यापी आंदोलन करिए, वर्ल्ड के भी जो है रिलीजियस जितने भी भिक्षुगण हैं उनको भी इनवाइट करिए। दूसरा जो सॉल्यूशन बताया मैंने कि संविधान बाबा साहब का ही काम करेगा, आर्टिकल 25, 26
सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम क्या आर्गुमेंट्स हुए हैं, लेकिन अब पिटीशन को अमेंड करने की ज़रूरत है। पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि उस पिटीशन में अमेंड करने की ज़रूरत है, और ये जो लेटेस्ट जजमेंट आएगा वो हमारा हथियार बनेगा। सोशल, आप कितना भी आंदोलन करो, कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट का है, पार्लियामेंट का है, वो आपको नहीं सुनने वाले। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपके फेवर में बोलेगा, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकालना है। तीसरा सॉल्यूशन जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लेजिस्लेटिव लोग हैं, जो पार्लियामेंट्रियंस हैं हमारे, जो बुद्धिस्ट कहलाते हैं, जय भीम वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप उनको ऑर्गेनाइज करो और वो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने के लिए बोलो या एक्ट को रिपील करने के लिए बोलो, सब होता है। लेकिन उतनी शक्ति, उतना आंदोलन, वो आपको जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है समस्या का समाधान मिलेगा। समस्या का समाधान जो है, कहते हैं कि कोई भी दर्द हो, कोई भी मर्ज हो, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान है, लेकिन आपको राइट तरीके से जाना पड़ेगा, राइट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जाना है अमेरिका और आप पहुंच गए इंग्लैंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। रास्ता सही चुनो। तो ये जो 3 रास्ते जो मुझे दिख रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूं कि आप उस पर फोकस करो, चिंतन मनन करो, उस पर मेहनत करो। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, दायित्व है। अब बाबा साहब के अनुयायी हो, बाबा साहब ने क्यों दिया हमें ये बौद्ध धाम? सिर्फ शो केस के लिए नहीं, आचरण के लिए दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, लेकिन बात समझने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, घंटों आर्गुमेंट्स करता हूँ, 5-10 मिनट में मेरा काम नहीं चलता। तो बात समझने के लिए आप नहीं हो यहाँ, सॉल्यूशन लाने में आप क्या मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, क्या एक्शन लोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे लाखों लोगों को, ये जिम्मेदारी आपकी है। और अगर ये जिम्मेदारी जो है अगर आप नहीं निभाते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आप निष्क्रिय हो। सॉरी टू से दैट। तो निष्क्रिय नहीं होना है, सक्रिय होना है, और इस आंदोलन को अभी बुझने नहीं देना है। ये मशाल जो जलाई है अभी फिर से, इसको बुझने नहीं देना है। और जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिले, विजय नहीं मिले, तब तक रुकना नहीं, तब तक थकना नहीं, तब तक मरना भी नहीं। 91 में मूवमेंट शुरू हुआ। सुरई ससाई के साथ कंधे से कंधा लगाकर हम लोगों ने काम किया। मैं ये तो नहीं कहता कि सुरई ससाई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भंते करुणाकर नहीं होते तो सुरई ससाई वहां पर सक्सेस नहीं हो पाती। क्योंकि 1991 में जब मूवमेंट शुरू हुआ, तो पहले ही दूसरे जो विरोधी लोग थे, जो आरएसएस के लोग थे, वो परमिशन ले आए थे। रथ हमारा आ रहा था, लोग हमारे आ रहे थे। रात को 12:30 बजे बोट क्लब की परमिशन को कैंसिल करा के वहां पर उस कार्यक्रम के आयोजक भंते सुरई ससाई को बनाए गए। भंते सुरई ससाई के हाथ में से एटा में से बुद्ध ज्योति रथ छिना लिया गया। भंते ने मुझे फोन किया कि करुणाकर मेरे से रथ छुड़ा लिया है। कोई लोखंडे नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने रथ दिया था। मैंने कहा भंते जी आने दीजिए, मेरे बॉर्डर पर आने दीजिए। बॉर्डर पर आने के बाद, ये वैसे बौद्ध भिक्षु का काम नहीं है, 10-12 राइफल वाले आए और उसको निकाल नीचे किया और उसके हाथ से कहा कि ये धर्मगुरु है, धर्मगुरु के हाथ से बुद्ध ज्योति रथ जाएगा। और दिल्ली से लेकर बिहार तक खाने पीने का इंतजाम सुरई ससाई अभी जिंदा है, मैंने किया, भंते करुणाकर ने किया। पिछले इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता। जब पिछले मूवमेंट को मैं देखता हूं, मैं आहत होता हूं, मैं रोता हूं। जब मूवमेंट अपनी जवानी पे था, तभी आरएसएस के लोगों ने, लामाजी मैं इसलिए बताना चाहता हूं, यह समाज बहुत लूटा है, बहुत चंदा दिया है, बहुत खून बहाया है, लेकिन लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों को धर्म और समाज की आड़ में पूरा करते हैं। समाज वहीं खड़ा रह जाता है और व्यक्ति आगे चला जाता है। हमने दलित पैंथर जब बनी,
हमने रामदास आठम्बले को खून पसीना बहाकर आगरा से चंदा कराया, लेकिन कहां चले गए। मैं मूवमेंट का विरोधी नहीं हूं, बुद्ध गया मुक्त होना चाहिए, लेकिन लामा जी आपको यह मानना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध और बुद्ध की विचारधारा से दलित समाज अपरिचित था, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 के बाद मेरे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मराठी क्षेत्रों में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जितने भी लोग बहुत बने हैं वो किसी और की वजह से नहीं, मेरे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने। हम आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं, लेकिन आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। क्यों? कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति 1962 में पार्लियामेंट के सामने लगी, उसको 2 जून 2024 को इस बेईमान गवर्नमेंट ने, आरएसएस के लोगों ने, जहां बाबा साहब हमारे लोगों को प्रेरणा देते थे कि इस पार्लियामेंट पर कब्जा करो, तुम्हारी न्यायपालिका यहां से चलती है, कार्यपालिका यहां से चलती है, विधायिका यहां से चलती है, ए मेरे देश के दलित बहुजन समाज लोगों, इस पर कब्जा करो। लेकिन उस मूर्ति को हटा दिया गया। हमने 9 तारीख को 9 अगस्त को हमने आंदोलन किया, 50,000 से ज्यादा लोग आए। फिर 11 तारीख को हो रहा है लामा जी, आप सब आमंत्रित हैं, क्योंकि बुद्ध को परिचित कराने वाले हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा। ये यही नहीं, जितने भी प्रेरणा स्थल हैं बहुजन समाज के, आरएसएस उन सारे लोगों को उनको हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफियर कर रही है। दीक्षा भूमि को भी देखकर आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप कहते हो कि यहां पर बुद्ध गया की बात करो, लेकिन जिसने हमें बुद्ध गया से अवगत कराया, सारनाथ से अवगत कराया, कुशीनगर से अवगत कराया, क्या हम उसकी बात नहीं करें? उसकी भी बात करनी होगी। आज पूरी धरती करहा रही है, संवैधानिक अधिकारों का मटिया मेट किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों को तलवे नीचे किया जा रहा है। हम भी 1000 से ज्यादा मेमोरेंडम 91 से लेकर अब तक सारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों को दे चुके हैं, लेकिन उनके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती है? क्यों? सत्ता उनकी है, व्यवस्था उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, एमएलए उनके हैं। तुम्हारे 132 लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन से जो बेईमान वहां पर बैठते हैं, वो बाबा साहब के बारे में कुछ बात नहीं करते। और बाबा साहब के बारे में मूर्ति हटा दी गई। जिस मूर्ति में, जिस पार्लियामेंट में बाबा साहब की वजह से पहुंचा, वो सारे के सारे बदतमीज और नालायक लोग चुपचाप हैं। लेकिन आप लोग एक बात को सोच लेना, यदि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, संविधान जिंदा है तो तुम जिंदा हो, और संविधान नहीं है तो तुम भी नहीं हो। और जो कुछ भी हो तुम संविधान की वजह से हो। संविधान ने तुमको फंडामेंटल राइट्स दिए, एजुकेशन राइट, सोशल राइट, फ्रीडम, बोलने की आजादी, चलने की आजादी, घूमने की आजादी। उससे 1950 से पहले आपके लिए कोई आज़ादी नहीं थी, कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिलता था। आज हजारों इंजीनियर मिल रहे हैं, हजारों डॉक्टर मिल रहे हैं, लेकिन आपके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। मुझे ऐसा दिखता है कि अब कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, कोई आईएएस नहीं बनेगा, कोई आईपीएस नहीं बनेगा, क्योंकि उसको छेड़छाड़ की जा रही है, यहां पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो नौकरी आपको कहां मिलेगी? आप वो लोग हैं, चाहे आपने नौकरी करी, आपके पिता ने करी, आपके भाई ने करी, तब आप थोड़े से ऊपर आए। मैं ज्यादा न बोलते हुए इस आंदोलन को आकाश लामा हमारे पिलर हैं, हमको पूरी तरह से इसको तन मन धन से उनको सपोर्ट करना है।
1891 में शुरू की गई इस आंदोलन की धारा को डॉन डेविड उर्फ अनागरिक धम्मपाल, बाद में डॉन डेविड पीछे रहेगा, अनागरिक धम्मपाल के नाम से आगे आते हैं, इन्होंने वर्ल्ड फोरम में, आपने पढ़ा होगा जागतिक बौद्ध शिखर परिषद जो शिकागो में हुई थी, 18 सितंबर 1893 को वह शिखर परिषद होती है और समूचे बौद्ध राष्ट्रों का ध्यान बौद्ध गया के उस दुरावस्था के तरफ आकर्षित करते हैं। उन्हीं के साथ गए हुए स्वामी विवेकानंद, जो उम्र में उनसे बड़े हैं, लेकिन इतिहास ये बताता है कि सबसे छोटे उम्र के स्वामी विवेकानंद ने पूरे संसार को जीत लिया अपने 2 शब्दों से, क्या कह करके, मेरे भाई और बहनों करके। ये गलत है। तालियां स्वामी विवेकानंद के शब्दों के ऊपर तभी पड़ी जब उन्होंने ये कहा कि भाई और बहनों, मैं उस बुद्ध के देश से आया हूं। तब वो तालियां पड़ी, लोगों ने उसको अलग ढंग से लेकर, इतिहास तुम्हारे हाथ में लिखना नहीं था, सो बातें हैं। आप समझिए कि वर्ल्ड नोन पर्सनैलिटी है, लोगों के, बौद्ध लोगों के दिलों में बसता है अनागरिक धम्मपाल, बहुत बड़ा महत्व है उनका, भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन बावजूद अपने मौत तक जो 1933 में हुई वे उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन एक जोत जल चुकी है संसार में, लोग पूछ रहे हैं, भारत आज़ाद होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद तक के समस्त बौद्ध देशों के बौद्ध प्रतिनिधि एक गुहार लगाते हैं कि बौद्ध राष्ट्र में तथागत भगवान बौद्ध की जो स्थलीय संबोधि स्थली है उसके संदर्भ में क्या निर्णय हुआ, इसके ऊपर मार्ग निकालते हुए दोनों के माध्यम से इस भूमि को एक षड्यंत्र के तहत बोध गया टेम्पल एक्ट एक षड्यंत्र है। मोर पर्टिकुलरली आई विल से इट इज रस्टिंग एलिमेंट्स हमारे हाथ में थमा दिया गया। उनकी मौत के 16 साल के बाद में, अनागरिक धम्मपाल के मौत के 16 साल के बाद में आधा अधूरा हस्तांतरण आपके पास होता है। 9 लोगों की कमेटी, उस कानून का, उस एक्ट का सेक्शन 3(2) ये कहता है कि 9 लोगों का कमेटी होगा, उसमें डीएम उसके चेयरमैन हो गए, आधे 4 बौद्ध हो गए और आधे 4 जो है वो दूसरे कम्युनिटी से, मतलब पर्टिकुलर हिंदू हो गए। वो कानून कहते समय किसी ने कहा ना कि वो जगह किसी और को दे दी जाए, उस कानून को करते समय एक कंडीशन है कि ये जो 9 लोगों का कमेटी है वो केवल उनका दायरा केवल बुद्ध का जो स्थल है, बुद्ध की जो भूमि है, बुद्ध का जो एरिया है उसी तक के सीमित रहेगा। उसके बाजू में शैव संप्रदाय की जो जगह है उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। 3 साल के लिए बनी इस कमिटी को डेप्यूट करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती। बहुत सारी बातें आगे होती है। उसके बाद में 1992 में एक और शख्स खड़े हो जाते हैं। ये सेकंड धारा है आंदोलन का। मैं कल बात कर रहा था आकाश जी से, तो बातें हो रही थी इसी संदर्भ में। आंदोलन अपने पीक पर है। अनागरिक धम्मपाल के साथ में उस समय अशिक्षित जो समूह था वो साथ नहीं था, लेकिन 1992 का शिक्षित समूह बनते सुरई ससाई के साथ है। और जो आंदोलन की दिशा चल पड़ी है, सरकार परेशान है, घबरा गई है, हस्तांतरण होने वाला है। लेकिन जब ऐसा समाज आता है तो बहुत बार सत्ता तुम्हारा बलि ले लेती है।
लाल दिए की गाड़ी मिल गई और जो इंजन है वो पटरी से उतर गया। इंजन अगर पटरी से उतर जाता है तो डब्बों का क्या होगा। एक और बात मैं आप लोगों के सामने हाउ वी हैव टू बी सीरियस ऑन सच इश्यूज, वो बात मैं आपके सामने रखूंगा। एक्सकैवेशन हो रहा है टेम्पल बांधने के लिए, मंदिर बांधने के लिए, और वो जेसीपी पोखलेन जब भी अपना वो फावड़ा नीचे डालती है तो एक पिलर निकल रहा है, एक मॉन्यूमेंट निकल रहा है, एक चक्र निकल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल रही है जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है, फेंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है। एक बंदे ने पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन इसके लिए थी कि वो जमीन हमें वापस दे दो, इसके लिए नहीं थी। उस एक्सकैवेशन में जो निकल रहा है, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स लगता है, बुद्धिस्ट धरोहर से जुड़ा हुआ है, उसे कहीं तो भी रख करके प्रिजर्व करने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पिटीशन जाने के बाद में वो पिटीशन को फेंक करके अप्लीकेंट को फायर करते हैं, और जिन 2 एडवोकेट्स महोदय के माध्यम से वो पिटीशन लगाई गई थी उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। कैसा मेंटेलिटी काम कर रहा है। इस देश में न्याय नहीं मिलता है, भूल जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने खुद कहा है, आपको याद है उन्होंने कहा था, आई विल नॉट गो इन अ कोर्ट बिकॉज आई नो आई वोंट गेट जस्टिस देयर। ये उनका स्टेटमेंट है। समता सैनिक दल ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को खत लिखा है कि इसका मतलब है कि देश में आज तक के जिन गरीबों के साथ में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में जितने भी अन्य अत्याचार किए उसमें जजमेंट ही नहीं हुआ है, हमको जजमेंट ही नहीं मिला है। हमारा लॉजिक सादा है, सीधा है। सिख गुरुद्वारास एक्ट है 1925 का। क्या कहता है ये एक्ट? स्टेट का है। वो कहते हैं कि इस बोर्ड में केवल सिख ही रहेगा मेंबर, और वो भी केशधारी सिख। दूसरा है दरगाह ख्वाजा साहेब एक्ट 1955। क्या कहता है? कंडीशन क्या है मेंबर्स की? मेंबर्स बनने की कंडीशन है कि ऐसे बोर्ड में केवल वही व्यक्ति रहेगा जो हनीफा मुस्लिम है। अब क्या है ये हनीफी मुस्लिम? मुस्लिमों में 2 भाग है, शिया और सुन्नी। सुन्नी में 4 संप्रदाय है, उसमें से एक है हनीफी। उस बोर्ड में कोई दूसरा मुस्लिम से रिलेटेड कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकते, केवल वही संप्रदाय का चाहिए। उसके बाद में तीसरा है जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955। केवल हिंदू ही उसमें मेंबर बन सकता है। ये तमाम एक्ट आ रहे हैं, आखिर तक के जगह जाएगा तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, ये एरिया मुस्लिमों से रिलेटेड है, श्राइन हिंदुओं का है। उसमें भी 100% हिंदुओं को बोर्ड में समायोजित किया है। तो फिर बौद्ध गया कि बौद्ध धरोहर ने, बौद्ध टेम्पल ने क्या बिगाड़ा है? जाहिर सा सवाल है ना। जब आपके द्वारा क्रियान्वित किए गए, प्रोफेस किए गए, प्रैक्टिस किए गए धर्मस्थलों को केवल आपके लोग ही मेंटेन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर बौद्धों के द्वारा बौद्ध से रिलेटेड बुद्धस्थली बौद्ध के पास क्यों नहीं? मैं जब भी कहा ना इस एक्ट को रस्टिंग एलिमेंट्स, ये ऐसा एलिमेंट्स है जो हमारे इस योजना को, हमारे ये जो डिमांड को निरंतर रस्ट दे रहा है, करप्ट कर रहा है, खा रहा है। अगर इसको निकालना है तो आंदोलन सबसे बड़ा मार्ग उसका हो सकता है, और उस मार्ग के माध्यम से अगर हमने कामयाबी हासिल की तो वो निसंदेह आप सभी की कामयाबी होगी। साथियों,
समता सैनिक दल का ये आज का आयोजन जो है वो मुझे लगता है कि सही मायने में बहुत ही इंटेलेक्चुअल और अच्छा ये था। और उस पहलू को लेकर, क्योंकि आंदोलन भावनात्मक तौर पे भी होते हैं, मगर इसमें लीगल साइड को भी जिस ढंग से शैलेश जी ने रखा है सामने, दार्शनिक सर ने रखा है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी था। दोनों साइड से हम लोगों ने चलना चाहिए। बर्नार्ड रसेल ऐसा कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में कि हर इंसान में आवेग होता है, सभी में होता है। उस आवेग को अच्छी दिशा देकर हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर वो इतिहास बनाते हैं। वो आवेग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी में था, वो आवेग तथागत में भी था, वो आवेग आप सब में है, मगर सभी लोग उस आवेग को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो उस दिशा में चलते हैं, और फिर जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होता है, या फिर ससाई जी हो सकता है, या फिर अनागारिक धम्मपाल हो सकता है, या आकाश लामा भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। उस आवेग को, आपके अंदर में जो करुणा है, मैत्री है, उस आवेग को आप आगे लाइए। आंदोलन को खड़ा करने के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश हो नहीं रही है, यानी हर आंदोलन में युवा जो है नदारत है। अम्बेडकरी आंदोलन में एक ज़माना था कि इस आंदोलन में, अम्बेडकरी आंदोलन में काम करने वाला तमाम युवा दिखता था। आज युवा नहीं है, और फेसबुक, व्हाट्सएप या व्हाट में भी वो ज़रूरी है एजुकेशन के लिए, मगर आंदोलन भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सामने हमारी दीक्षा भूमि है, अभी अभी आंदोलन हुआ है, उसका जन्मभूमि है। जन्मभूमि में निखाड़े जी भी थे उस आंदोलन में। 2 साल पहले वहाँ आंदोलन किए थे, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे। वहाँ जो लोग आए हैं समिति में, कमेटी में, स्मारक समिति में, वो सब कहलाने के लिए बुद्धिस्ट है, मगर सब आरएसएस में काम करने वाले हैं, सालों साल से काम करने वाले हैं। आरएसएस का खाते हैं, आरएसएस का पहनते हैं। और फिर उनकी समिति, कमेटी आने के बाद वहाँ प्रीमाइसेस में स्मारक समिति के मऊ के वहाँ समरसता मंच लगता है। समरसता मंच का कार्यक्रम होता है, वो आरएसएस की शाखा लगती है। तो साथियों, हालात अच्छे नहीं है, और बोध गया जो है हमारे दिलो दिमाग में रहना चाहिए। हमारे पाँव चलने चाहिए सत्य की ओर, हमारे पाँव चलने चाहिए आंदोलन के लिए, हमारे हाथ उठने चाहिए अत्याचार के खिलाफ में, और हमारा दिल रोना चाहिए इस अनाचार के खिलाफ में। आजकल अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों का दिल रोता नहीं है। 6, 7, 8 लाख लोगों की तादाद है। संविधान चौक में कितने लोग थे, और जिन लोगों में नौकरियां मिली उनके बच्चे या जो भी थे, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, मगर सबको निकलना होगा, सभी को आना होगा, तब कहीं आंदोलन खड़ा होगा, तब कहीं आंदोलन बचेगा, हम बचेंगे, हमारी पीढ़ियां बचेंगी। महाबोधि महाविहार को हम नहीं बचा पाते तो हम षंड हैं। और मुझे लगता वो कुछ लोग हैं, बाबा साहब का खून जिनमें दौड़ता है, कुछ लोग हैं वो आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है। ऐसे सब लोगों में आप लोग हैं साथियों। हम सब पाँव गड़ा के ज़मीन में खड़ा रहना चाहिए। 56 में दीक्षा भूमि पे 7 लाख क्रांतिकारक खड़े थे बाबा साहब के सामने। पढ़े लिखे नहीं थे वो, मगर वो क्रांतिकारक थे। उन्होंने अपनी पीढ़ी बनाई, जो पीढ़ी बनाई उन्होंने अपनी पीढ़ी नहीं बनाई। सब घरों में दुबक के बैठे हैं, उन सबको लाना होगा। निगेटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ही लोग हैं, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। साथियों, आकाश लामा जी ने वहाँ से आवाज़ दी है, हिमालय से, हिमालय की ऊंचाई से आवाज़ दी है। कुशल बकुला नाम के एक भंते जी आया करते थे 80s में, दीक्षा भूमि पे हर साल आया करते थे। बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया, अब कोई दूसरा कुशल बकुला आया है आकाश लामा जी के तौर पर। मुझे लगता है अम्बेडकरी आंदोलन के सभी संगठनों ने, सभी लोगों ने
जिनसे कुछ होता नहीं उन लोगों ने भी साथ में खड़ा रहने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है ये आंदोलन जीतेगा, हम जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। जय भीम। अयोध्या हिंदुओं का हो गया, बोध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों का कब होगा, बौद्धों का महाविहार बौद्धों का कब होगा, ये बहुत ही जमील सवाल हम सब के लिए है। और ये बहुत ही 2024 में जो आंदोलन हो रहा है उसी के कड़ी का एक पहलू है। आज समता सैनिक दल एवं वानाई द्वारा यो अन्य संगठनों के माध्यम से ये उस आंदोलन का एक भाग था। इस आंदोलन के इस कार्यक्रम में के अध्यक्ष सम्माननीय मार्शल सुनील लामसुंगे सर, सुनील सारीपुत्र सर, केंद्रीय संगठक समता सैनिक दल, इस मंच पर उपस्थित बौद्धिक प्रमुख दार्शनिक सर और विविध प्रांतों से आए हुए तथा इस मंच पर उपस्थित आदरणीय बंतेगण, इस आंदोलन के पश्चिम बंगाल से आए हुए लामा जी, साथ ही जिन्होंने अपने वाणी से कानूनी तौर से इस आंदोलन का किस तरह से हम काम कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी, ऐसे माननीय एडवोकेट नारनवरे सर, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानीयगण एवं यहाँ उपस्थित विविध प्रांतों से जिलों से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से, यहाँ आप आए हैं और इस कार्यक्रम को आपने सुना है। मैं उन सभी का, साथ ही भारतीय बौद्ध महासभा के पाटिल सर यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि आपने यहाँ आए, मंच पर आए सभी वक्तागणों ने अपने विचार रखे और इस आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाए इसके लिए आपने अपने विचार रखे हैं। हम समता सैनिक दल के माध्यम से मैं गवाही देता हूँ कि आपके इस आंदोलन में हम लोग सब सहभागी रहेंगे